One nation, one election. Here in India, the rumor mills are buzzing. There is talk of one nation, one election. What is one nation, one election? वन नेशन वन इलेक्शन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की 10 इलेक्शन की 12 इलेक्शन। One rumor is maybe the government wants to dissolve the Lok Sabha and call elections early. वन नेशन वन इलेक्शन ये इम्पॉसिबल है। कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत देश में राज्य और केंद्र सरकार का फैसला आम लोगों के वोट के आधार पर होता है। यहाँ हर 5 साल में स्टेट और सेंट्रल में होने वाले चुनावों की पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि भारत में हर साल किसी न किसी स्टेट में चुनावों की होड़ लगी रहती है और इसका कारण है अलग अलग स्टेट और सेंट्रल में अलग अलग सेशन का होना। ऐसा देखा जाता है कि देश में किसी न किसी स्टेट में साल भर चुनावी उत्सव ही चलते रहते हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए देश में वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कही जा रही है। तो क्या देश में लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन यानी असेंबली इलेक्शन एक साथ कंडक्ट किए जा सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने एक साथ इलेक्शन कराने का मूड बना लिया है। दरअसल मोदी सरकार ने संसद में एक विशेष सेशन भी बुलाया है। ये सेशन 18 से 22 सितंबर तक चलेगा और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इस सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल भी आ सकता है। तो ऐसे में हम सबके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि आखिर में वन नेशन और वन इलेक्शन है क्या और आखिर पीएम मोदी इसको लागू करना क्यों चाह रहे हैं और हम आम जनता को इसके लागू होने से क्या फायदा मिलेगा? आखिर में वन नेशन वन इलेक्शन से देश को फायदा भी है या नुकसान? और ऑपोजिशन पार्टी तो ये भी बोल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो आज की वीडियो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर होने वाली है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पूरा आखिरी तक देखिएगा। तो चलते आगे वीडियो की तरफ। भारत में फिलहाल राज्य के विधानसभा और देश के लोकसभा इलेक्शन अलग अलग टाइम पर होते हैं। वहीं जब सेंट्रल में मोदी सरकार आई तो उसके कुछ समय बाद ही वन नेशन वन इलेक्शन की बात शुरू कर दी गई। मैं आपको बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन का सीधा सा मतलब है कि पूरे देश में एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन का कंडक्ट होना, यानी वोटर्स लोकसभा और विधानसभा के मेंबर्स को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय और एक ही फेज में वोट डालेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको नया जरूर लग रहा होगा, पर आज से 56 साल पहले भी हमारे देश को वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट देखने को मिला था। दरअसल आजादी के बाद 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ ही कंडक्ट किए जाते थे। लेकिन 1968 और 1969 में समय से पहले ही कई सारी विधानसभाएं भंग कर दी गई और 1970 में लोकसभा को भी भंग कर दिया गया, जिसके बाद एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया 1967 में रद्द कर दी गई। ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट ने ही इसको सबसे पहले लागू करने का सुझाव दिया है। दरअसल 1983 में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको फिर से शुरू करने का सुझाव दिया था, पर उस समय की मौजूदा गवर्नमेंट ने इस सुझाव को इतनी तवज्जो नहीं दी। उसके बाद 1999 में लॉ कमीशन की ओर से इसको फिर से शुरू करने का सुझाव आया। लॉ कमीशन ने फिर से अपने इलेक्शन रिफॉर्म्स में इसको शुरू करने की बात भी कही थी और अब मोदी गवर्नमेंट इसको फिर से लागू करना चाहती है। हालांकि ये उतना आसान नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 सिनेरियोज हैं। पहला, या तो पार्लियामेंट इसके लिए एक अलग लॉ बना सकती है या फिर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए 2/3 स्टेट्स यानी 19 राज्यों की रजामंदी की जरूरत पड़ेगी। और अगर बात की जाए इन स्टेट से रजामंदी लेने की तो नॉन बीजेपी स्टेट्स तो 101% इसका विरोध करेंगी और अगर इस बिल को पार्लियामेंट से पास कराकर लॉ बना भी दिया तब भी इसको इम्प्लीमेंट करने में काफी सारी मुश्किलें आएंगी। जैसे पूरे देश में एक साथ इलेक्शन कब कराए जाएं? जिन स्टेट्स में अभी इलेक्शन पहले ही हो चुके हैं उनका क्या होगा? क्या वहाँ की सरकार को समय से पहले ही गिरा दिया जाएगा? और जिन राज्यों में अभी इलेक्शन होने वाले हैं या अगले से अगले साल है तो क्या वहाँ की मौजूदा सरकार को समय से पहले ही भंग कर दिया जाएगा? इन सब सवालों से एक बात तो बिल्कुल साफ दिखती है कि कानूनी तौर पर भी इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें आने वाली हैं और इन सब पार्टियों में मतभेद इतना ज़्यादा है कि सहमति भी इम्पॉसिबल मालूम पड़ती है। इसके साथ ही जिन राज्यों में अभी सरकार हाल फिलहाल में चुनी गई है वो निश्चित तौर पर इसका विरोध करने वाले हैं। और तीसरी दिक्कत यह है कि अगर लोकसभा फिक्स्ड पीरियड 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई तो क्या होगा? क्योंकि देश में 5 से भी ज्यादा बार ऐसे मौके आए हैं कि लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकलों में भी बदलाव करने पड़ेंगे और वो आर्टिकल कौन कौन से हैं इसके बारे में हम आगे वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो इन सब से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेकर आती है तो इस मामले का सुप्रीम कोर्ट में जाना तय है। यहाँ हमारे मन में एक सवाल आता है कि इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद भी गवर्नमेंट क्यों वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को लागू करना चाहती है? ऐसा देखा गया है कि देश में हर साल 4 से 5 स्टेट में इलेक्शन चलते ही रहते हैं
और पार्टियां अपनी अपनी रोटियां इनमें सेकती रहती हैं। इस पर वन नेशन वन इलेक्शन के जो समर्थक है यानी सपोर्टर है, उनका कहना यह है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्शन है वो एक साथ होते हैं तो चुनावों में होने वाला जो एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जा सकेगा। पोलिंग बूथ पर ईवीएम के अरेंजमेंट, उसकी सिक्योरिटी और इलेक्शन के लिए स्टाफ्स, फोर्सेस की तैनाती बार बार नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही जो वोटर्स है उनका पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिससे कि वोट परसेंटेज में भी इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि वोटर्स दोनों लेवल के इलेक्शंस में एक साथ वोट दे पाएंगे। और जब बार बार इलेक्शन होते हैं तो लोग परेशान होकर अपने वोटिंग राइट को यूज ही नहीं करते। साथ ही इलेक्शन कमीशन की ओर से आदर्श आचार संहिता, ये एक तरीके का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन द्वारा लगाई जाती है। ये लागू करने के बाद डेवलपमेंट वर्क भी प्रभावित होता है। तो अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो इससे जनता का पैसा बचेगा और ये पैसा डेवलपमेंट वर्क में लगाया जा सकता है। साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी बोझ कम पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी समय पर इंप्लीमेंट किया जा सकेगा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो चुनावी कार्यक्रम की बजाय विकास कार्यों में ज्यादा समय दे पाएगी। आप एग्जाम्पल के तौर पे उड़ीसा को देख सकते हैं। दोस्तों, उड़ीसा में 2004 के बाद से ही चारों विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन एक साथ देखने को मिले और जिसके नतीजे भी अलग अलग रहे। साथ ही वहां आचार संहिता भी बहुत कम देर के लिए लागू किया गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो कामकाज है उसमें भी कम डिसरप्शन देखने को मिला। जब 2019 में लोकसभा इलेक्शन होने थे उससे पहले ही 2018 अगस्त में लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी करी थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा दोनों इलेक्शन एक साथ होते हैं तो करीबन 4500 करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि दोनों इलेक्शन को एक साथ कंडक्ट कराने के लिए वोटिंग मशीन ज्यादा लगेंगी। लेकिन आने वाले टाइम में चुनाव कराने का जो एक्सपेंडिचर है वो कम होता चले जाएगा। तो मोदी गवर्नमेंट का वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो चुनावों का जो एक्सपेंडिचर है वो कम होगा और इस पैसे को हम डेवलपमेंट वर्क में लगाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो वन नेशन वन इलेक्शन का अपोज कर रहे हैं उनका ये कहना है कि ये कॉन्सेप्ट देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर अटैक है। देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने से वोटिंग पैटर्न भी हैम्पर हो सकता है। उनका कहना है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं और ऑपोजिशन को ऐसा लगता है कि दोनों चुनाव साथ होने की स्थिति में वोटर्स एक ही पैटर्न में वोट डाल सकते हैं, जिससे कि नेशनल इश्यूज का इम्पैक्ट स्टेट इलेक्शन पर देखने को मिल सकता है और वोटर स्टेट लेवल इलेक्शन में नेशनल इशू के हिसाब से वोट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि नेशनल पार्टीज को तो फायदा मिल सकता है पर जो रीजनल पार्टीज हैं उनको नुकसान हो सकता है। अगर गवर्नमेंट देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना चाहेगी तो उसके लिए कई आर्टिकल में चेंजेस करने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के जानकारों का कहना है कि इसके लिए कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के 5 आर्टिकल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा और वो है आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174 और आर्टिकल 356। इसके साथ ही अभी फिलहाल देश में करीबन 10 लाख वोटिंग मशीन है और अगर सारे चुनाव एक साथ होते हैं तो वोटिंग मशीन का जो संख्या है वो भी दुगनी हो जाएगी, जिसके लिए 9,984 करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ेगा और इनको रखने के लिए पहले से दुगने वेयर हाउसेस भी बनाने पड़ेंगे। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन के लिए फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। ये समिति अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट के समक्ष रखेगी कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट हमारे देश में लागू किया जाना चाहिए या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और उन चैलेंजेस को किस तरीके से ओवरकम करना है इसका सुझाव भी वो देंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक विशेष सेशन 18 सितंबर से 22 सितंबर तक बुलाया है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन के रिपोर्ट पर विशेष सेशन में चर्चा हो सकती है। वहीं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को भारत के प्रेसिडेंट चुने गए थे और उन्होंने अपना 5 साल का टेन्योर बतौर प्रेसिडेंट पूरा भी किया था। साथ ही रामनाथ कोविंद पॉलिटिक्स और लॉ दोनों में ही समझ रखते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता कहीं ना कहीं मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां उनका तालमेल बीजेपी के साथ अच्छा है और दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी की अध्यक्षता भी वही कर रहे हैं और वो एक दलित चेहरा भी है, जिसकी वजह से ऑपोजिशन भी उनका खुलकर अपोज नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, आपकी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या राय है? क्या हमारे देश में इस कॉन्सेप्ट को लागू किया जाना चाहिए? क्या मोदी गवर्नमेंट इसको अपने फायदे के लिए ही इम्प्लीमेंट करना चाह रही है या इससे देश का भी भला होगा? तो अपना व्यू पॉइंट्स आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पर हम और भी जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।